This पांच conference भौतिक will now व्याख्यान। be recorded. नमस्कार। गुरुवचन ग्रुप आयोजित राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर से पांच भौतिक व्याख्यान में सभी वैद्यगणों और विद्यार्थीगणों का मैं मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी चरणों में सादर प्रणाम। धन्वंतरी स्तवन के बाद आज का 22वां व्याख्यान हम शुरू करेंगे। धन्वंतरी स्तवन। शङ्खं चक्रं भोजनेकं कालाम्बोजत्वराङ्गं कटिकटविलसन्निधाननाट्यं वन्दे वन्दे धन्वन्तरि निखिलगुणप्रौढगणनीयम् नमस्कार, फिर से सभी का स्वागत। राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर जी का भी स्वागत मैं करती हूँ। सर का आयुर्वेद में योगदान बहुत बड़ा है। 32 सालों से सर सांगली में आयुर्वेद पांचभौतिक प्रैक्टिस और औषधि निर्माण कर रहे हैं। मैं उनका परिचय देने का एक साहस करती हूँ। कम से कम औषधि और स्वयं निर्मित रसौषधि भस्म तक सभी औषधियों का उपयोग, ये विशेषताएं सर जी की है। हमारे जैसे बहुत विद्यार्थी गणों को सर से पांच भौतिक औषधि निर्माण इस सब का निःशुल्क और सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2006 से आयुर्वेद व्यासपीठ में सर पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज आयुर्वेद व्यासपीठ केंद्रीय कार्यकारिणी के सह कार्यवाह के पद पे कार्यरत हैं। आज तक सर ने अनेक औषधि निर्माण कार्यशाला की हुई है, आयोजित की है। उसके साथ ही आयुर्वेद व्यासपीठ में अनेक अनेक कार्यक्रमों में सर का सहभाग, सर का कार्य बहुत बड़ा है। 2008 में खड़ीवाले वैद्य संशोधक संस्था की तरफ से दवा शेंडे रसौषधि पुरस्कार से सर को गौरव किया हुआ है। साथ में सर एक बहुत ही प्रतिष्ठित और यशस्वी आयुर्वेद चिकित्सक तो है ही, और आज उनको राष्ट्रीय गुरु का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। सर के सुपुत्र श्री सतानंद जोशी जिन्होंने फार्मेसी की है जामनगर से, उनके साथ भेषजम आयुर्वेद औषधि निर्माण वितरण सर ने शुरू किया है, जिससे आज हम सभी को सभी औषधियां उत्तम क्वालिटी के साथ उपलब्ध हुई है। गुरुवचन व्याख्यान माला की तरफ से आज तक हमने बहुत सारे व्याख्यान सर से सुने हैं, जिनका मैं जो नए वैद्य हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, या क्या क्या हुआ है लेक्चर्स, वो सभी यूट्यूब चैनल पे सभी अवेलेबल है। आज तक हमने यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड इनका सभी सविस्तर सर ने व्याख्यान में हमने सीखा हुआ है। जैसे यकृत का अगर लेते हैं तो अवयव विचार, उत्पत्ति विचार, यकृत आसमंत, साथ में उनके ग्रंथोक्त संदर्भ, दुष्टि लक्षणे, हर एक लक्षण का सखोल विचार, संदर्भ, व्यावहारिक उपयोग, रेस्ट प्रेजेंटेशन, कामला, पांडु, फल, ऐसे सभी कुछ हमने यकृत इस व्याख्यान में सीखा हुआ है। उसी की तरह प्लीहा, मूत्रपिंड के भी व्याख्यान अवेलेबल हैं। साथ में जो पांच भौतिक के मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे निसर्ग और शरीर, बुद्धिंद्रिय, अम्ल क्षार विचार, इन सब का व्यावहारिक उपयोग और उनका कैसे हमें किस तरह हमने सोचना चाहिए, ये सब कुछ हमें
इनके व्याख्यानों से सीखने को मिला हुआ है। व्याधि, कामला, पांडु, राजयक्ष्मा, कास, हुक्का, श्वास, रक्तपित्त आदि व्याधियों का पे भी व्याख्यान हुए हैं। साथ में सर ने हमेशा हमारे शंकाओं का निवारण किया है। सर से आज हमारा 22वां चर्चा सत्र है। तो मैं आज हमारा विषय है कि औषधि सेवन काल और माक्षिक भस्म निर्माण विधि। तो मैं सर से आज अनुरोध करती हूँ कि सर आज औषधि सेवन काल और माक्षिक भस्म निर्माण विधि इस विषय पर हमें संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। इको आ रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, ठीक है। आज हम हमारा 22वां लेक्चर ले रहे हैं। भगवान धन्वंतरी को सादर नमन करके मेरे गुरु कैलाशवासी बृहत्त्रयी रत्न वैद्यराज आवादातर शास्त्री के चरण कमल छूकर मैं आज का पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में होने वाला और ग्रंथों ने जो हमें बहुत सारे औषधि सेवन काल बताए हुए हैं, उनमें पंचभौतिक चिकित्सा के हिसाब से हम कैसे उनको देखते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जैसे बोला गया 22वां चर्चा सत्र है। जो मेरा परिचय हुआ उसमें आयुर्वेद व्यासपीठ का जो उल्लेख हुआ उसी के मूलभूत सिद्धांतों में हमने जो विचार किया है कि पूरा विश्व को हम स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के चलते जो मेरे पास मेरे गुरु से मिला है वो आप सब में बांटने का एक विचार मेरे मन में आया, तो हमने ये लेक्चर की सीरीज शुरू की है। आज का विषय है औषधि सेवन काल। वैसे तो औषधि सेवन काल इसमें ग्रंथों ने जो बहुत सारी बातें दी गई है उसके सभी रेफरेंसेस अभी जो मेरे पास आने वाले शिष्य परंपरागत जो वैद्य है, कुछ विद्यार्थी है, उन्होंने बहुत सारा मटेरियल अच्छा स्टडी करके मेरे पास भेजा है। मैं उन सभी को पहले अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2-3 लेक्चर्स में ये जो लेक्चर सीरीज हमने पहले प्रारंभ की, तब सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही था कि एक बार हमारा पूरा अभ्यास होकर हमें डिग्री तो मिल गई, लेकिन वो अभ्यास हम रुग्णों में या हमारी रुग्णों की चिकित्सा करते समय हम कैसे याद करें, इसीलिए अभ्यास हो जाए। पिछले 2-3 महीने में कुछ कारणवश विद्यार्थी या स्टूडेंट इनका अभ्यास के ऊपर से थोड़ा ध्यान बढ़ गया था, तो हमने इस बार सभी को फिर से याद दी, तो सभी ने अच्छा अभ्यास करके बहुत सारे रेफरेंसेस मुझे भेजे हैं। इसीलिए फिर एक बार उनका अभिनंदन करता हूं और हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आज जो विषय है उस विषय में आने वाली महत्वपूर्ण बात यह होगी, योजना करने वाला जो होता है उसी के ऊपर ज्यादातर सभी लक्ष्य केंद्रित होगा। वो जो तय करेगा उसी के हिसाब से औषधि का प्रयोग होगा, औषधि रुग्णों को दी जाएगी, रुग्णों को उसका लाभ होगा। लेकिन ये सब करने वाला जो योजक होता है वो बहुशः दुर्लभ रहता है। लेकिन
यही बात ध्यान में रखते हुए अभी मेरे सभी स्टूडेंट्स वैद्यगण मेरे जो है वो फिर से स्टडी करने लगे हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नहीं सर, हम अच्छी तरह से स्टडी करके ही हमारे रुग्णों को रुग्णों की चिकित्सा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी को योजक और आपको दुर्लभ ऐसे दोनों उपाधि दे रहा हूं। आप वो दोनों उपाधि अपने साथ ले लीजिए और उसी के चलते अच्छी तरह से रुग्ण सेवा करने का प्रयास कीजिए। चिकित्सा चतुष्पाद में हमें वैद्य, रुग्ण, परिचारक और सबसे ज्यादा संपन्न और योग्य ऐसी औषधि हमारे साथ होनी चाहिए। ये ग्रंथों ने हमें बताया है। संपन्नम योग्यम औषधम, जो भी औषधि हमें लगती है कि नहीं ये औषधि यहाँ प्रयुक्त करनी है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मात्रा उसकी, क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए। और जैसे वो प्रयोग करने वाला वैद्य है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से काम करने वाला ये औषध होना चाहिए। क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्वगुण संपन्नता और जो वैद्य उसका प्रयोग कर रहा है उसके मन के हिसाब से काम करने वाली ऐसे औषधि हमारे पास हो तो हम अच्छी तरह से रुग्ण को उसका लाभ दे सकते हैं। उसी के चलते रुग्ण की अच्छी चिकित्सा भी हो सकती है। औषधि सेवन काल के बारे में ग्रंथों ने बहुत सारे काल बताए हैं, जैसे कि प्रातः से लेकर रात सोने तक रसायन काल है, अभुक्त काल है, सान्नम है, बहुत सारे काल ग्रंथों ने बताए हैं। उसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। आपको वाग्भट मिलेगा, सुश्रुत मिलेगा, चरक मिलेगा, शारंगधर में अलग अलग रेफरेंसेस आए, योग रत्नाकर में अलग अलग रेफरेंसेस आए हैं। उनको आप अपने अभ्यास के लिए उनका प्रयोग कीजिए और उसमें से जो भी आवश्यक है वो काल संगत और उसके साथ रुग्णों को अच्छा। बीच में कोई बोल रहा है, जरा अपना आवाज म्यूट कर दीजिए। वो अच्छी तरह से उसी के ग्रंथों के निर्देश के हिसाब से वो प्रयोग में लाए और रुग्णों को अच्छा लाभ मिले, ऐसा उसका प्रयोग करना चाहिए। पंचभौतिक चिकित्सा में हमने आज तक बहुत सारे विचार सामने आपके मैंने रखे हैं, आपने भी वो स्वीकार कर लिए। उसी के चलते मूले उठा रहा, पंचभौतिक जो हम संप्राप्ति लगाते हैं उसका भेद करना, व्याधि के अनुसार, दोषों के अनुसार, ये सभी जो मूल सिद्धांत है वो मन में हमारे पक्के होने चाहिए। यानी उसी के हिसाब से ही हम ये औषधि सेवन काल के बारे में भी आज विचार करने वाले हैं। सबसे पहले मूले उठा रहा, जो व्याधि जैसी अवस्था है उसमें दोष दुष्य आदि सभी का विचार करते हुए, लेकिन थोड़ा सा उसको पंचभौतिक टच देके हम उनकी अच्छी तरह से और यथा योग्य काल में औषधियों का प्रयोग करेंगे तो असर जल्दी होगा और रुग्णों को जल्दी अच्छा लगेगा, व्याधि जल्दी ही कम हो जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हमारा रहता है निसर्ग और शरीर एक है। मैंने एक कुत्ते का, श्वान का एक चित्र आपके सामने दिखाया है। एक 10-15 श्वान ऐसे हरे भरे
जगह पर आप छोड़ दीजिए, 10-15 श्वान ऐसे हरी भरी जगह पर छोड़ दीजिए। उसमें से सिर्फ इक्का दुक्का ही श्वान वो घास खाने की चेष्टा करेगा, इक्का दुक्का श्वान ही घास खाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसकी शरीर की वो मांग रहती है। पेट में कुछ गड़बड़ है, वो घास खा जाता है और उस वमन के द्वारा वो सब पेट की गड़बड़ और वो घास बाहर निकाल देता है। ये उसको बाकी कुत्तों से अलग बर्ताव वो कौन से काल में करता है, आज हमारा काल विषय चल रहा है। जब भी उसको अपचन जैसा मालूम हो, शरीर में पेट में गड़बड़ है, वो बाहर निकालनी चाहिए, तभी जाकर वो घास खाता है। बाकी 9-10 कुत्ते घास को मुंह भी नहीं लगाते। लेकिन जिसके पेट में ऐसी गड़बड़ है, ये जो निसर्ग वाला उदाहरण मैंने दिया है, उसी के चलते कृत्वा कार्याम क्रियाम प्राप्ताम क्रिया कालन न हापये, ये जो दातार शास्त्री का एक मूलभूत और आवश्यक जो बात दातार शास्त्री ने हमें बताई है, भले हमें व्याधि के अनुसार, दोषों के अनुसार अलग अलग समय में, अलग अलग काल में औषधि देनी है, लेकिन अब भी सामने क्या बात है, हमारे सामने पेशेंट क्या लेकर आया है, वो शायद व्याधि का लक्षण होगा, व्याधि का पूर्व रूप होगा, या व्याधि का उपद्रव होगा। जो भी होगा उसको सबसे पहले हमें कम करना है। निसर्ग और शरीर एक है, उसी के चलते इसके श्वान के पेट में जो गड़बड़ है वो पहले उसने निकाल दी। वैसे ही रुग्ण हमारे पास जब भी आएगा तो रुग्ण के लिए आवश्यक जो भी बात होगी वो हम पहले करेंगे, और बाद में ये शास्त्र संपन्न जो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, मूले कुठारा के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसका विचार अब आगे हम करेंगे। ग्रंथों ने हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, इसके बारे में वाग्वट में तो एक एक अध्याय इसके बारे में दिया गया है। ये भी क्या है, पूरा हमारा जो 24 घंटे का समय, एक दिन हम जो मानते हैं, उसमें कौन से काल में कुछ या क्या करना चाहिए, यही दिनचर्या में बताया गया है। ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ऐसा प्रारंभ करके कुछ दवाइयां लेते वक्त निशी यानी हम सोते समय उनका प्रयोग करना है, यहां तक कुछ काल बताए, सभी काल बताए गए हैं। उसका प्रयोग व्याधि और व्याधि का उपशम करने के लिए हम कैसे करें, इसके भी निर्देश ग्रंथों ने दिया है। उसी के चलते ऋतुचर्या भी ग्रंथों ने हमें बताई है। पंचकर्म चिकित्सा करते वक्त ये ऋतुचर्या का विशेष ध्यान हम रखते हैं, रखना चाहिए, तभी जाकर हम सुयोग्य समय पर सुयोग्य व्याधि अवस्था ढूंढकर बलवान रुग्ण के लिए या दुर्बल रुग्ण के लिए जो जो आवश्यक पंचकर्म चिकित्सा करनी आवश्यक होती है, उसका विचार हम ऋतुचर्या के हिसाब से कर सकते हैं। आहार विहार के बारे में तो बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं, आप सभी लोग भी उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आहार सुबह से शाम तक कैसा लेना है, कौन से काल में लेना है, क्षुध बोध हो गया तो ही लेना है या समय हो गया तो लेना है, मुझे काम पर जाना है तो लेना है, अभी घर में तैयार हो गया तो लेना है, ऐसे बहुत सारे काल उसमें हम विचार कर सकते हैं। लेकिन जो विरुद्ध काल होंगे जिनके कारण आहार का हमें हमारे अग्नि के हिसाब से हमें पाचन नहीं होगा, ऐसे समय से आहार हम नहीं करेंगे।
तभी जाकर हम स्वस्थ रहेंगे। आगे जाकर ये बात भी हम रुग्णों को भी बताते हैं। तो आहार के बारे में हो गया। विहार के बारे में दिवा स्वापम च वर्जयेत, यानी दोपहर, यहाँ फिर भी काल आ गया तो दोपहर की विश्रांति किसने लेनी है, किसने नहीं लेनी है, किस उम्र के बाद लेनी है, ऐसे सभी जगह ये हमारे काल का निर्देश ग्रंथों ने दिया है। दिखने में तो ये दिनचर्या ऋतुचर्या फर्स्ट ईयर के विषय हम देखते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी व्याधिग्रस्त अवस्था से रुग्ण हमारे सामने आते हैं और उनका ये आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में हम पूछते हैं, तो कुछ रुग्णों को ठीक है बंबई पुणे यहाँ जो उल्टा ही सब चक्कर चलता रहता है, उनमें तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जहां हो सके वहां हम इन तीनों के बारे में भी अच्छी सलाह रुग्णों को दे सकते हैं। आहार विहार के बारे में बोला, पानी पीना कैसा है इसके बारे में भी हमें ग्रंथों ने निर्देश दिए हैं। अजीर्ण हो गया तो वारी हमें भेषज के हिसाब से उपयोगी पड़ता है। जीर्ण हो गया तो बलप्रदम जल होता है। भोजन के बीच बीच में पानी पीना अमृत समान होता है और भोजन के अंत में पानी पीना विषप्रद होता है। यह श्लोक तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें जो काल बताए गए हैं वो हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखकर रुग्णों को बताने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उदर परीक्षण, वैसे तो पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति में प्रातः खाली पेट हो सके तो अच्छी तरह से मल विसर्जन के बाद उदर परीक्षण करने के निर्देश है, किंतु दुर्भाग्यवश मल साफ नहीं है, ऐसी बात होती है। फिर भी एक बार दो बार वो जाकर रुग्ण हमारे पास आ गया तो उस वक्त उसकी शरीर स्थिति यानी उसको अच्छा लगता रहता है। जब भी हम किसी ने बोला था हमें पूरे दिन में ब्रह्मानंद कब रहता है, तो जब भी मल प्रवृत्ति साफ होती है तभी हमें पूरे दिन में ब्रह्मानंद ज्यादा होता है, ऐसा एक उत्तर मिलता था। वह उसी के चलते उदर परीक्षण भी हमें प्रातः करना है। शरीर स्थिति जो भी है, विकृत है प्राकृत है, लेकिन मन की स्थिति उस समय मल विसर्जन के बाद आनंदी हो सकती है, तभी जाकर शरीर की प्राकृत अवस्था हमारे समझ में आ जाएगी। यानी कि यहाँ का भी काल का वर्णन आवश्यक है और काल के हिसाब से ही हमें रुग्ण का परीक्षण भी करना है। रुग्ण परीक्षण कब करे, तो खाली पेट सुबह वो आनंदी मनोवृत्ति में हो तभी करना है। दुर्भाग्यवश आज की जो विरुद्ध विहार की चर्चा हो रही है, वैसे हमारे ओपीडी में शाम को भी बहुत सारे रुग्ण आते हैं। आवश्यकता होती है तो हम उनको सुबह खाली पेट उदर परीक्षण के लिए बुला लेते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ उसमें पर्याय हम ढूंढ लेते हैं और आवश्यक बात करते रहते हैं। अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति भेद, ये हमारा बहुत दिशादर्शक, मार्गदर्शक और आवश्यक ऐसा एक सूत्र है। हम बहुत सारे लेक्चर्स में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, करते भी हैं। आज भी थोड़ा सा इसके ऊपर हम विचार करेंगे। अग्निमांद्यज संप्राप्ति भेद रोगा सर्वे अपि मंदेग्नो, यानी कौन सा भी रोग हमें ठीक करना है तो हमें अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति का भेद ही करना पड़ेगा। तो ये जो भेद करने के लिए आवश्यक, अब इसमें मेरे गत
जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें बताई गई सभी बातें न दोहराते हुए हम डायरेक्टली यकृत विकृति के लिए औषध का कौन सा काल होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति भेद ये विषय और उसके बाद हम यकृत विकृति इसके बारे में, इसके बीच में जो जो विषय आने चाहिए वो सब हमारे लेक्चर्स में उपलब्ध है, वो वहां आप पढ़ सकते हैं। अब प्रत्यक्ष औषधि सेवन काल के बारे में हमने विचार करना शुरू किया है। यकृत विकृति जन्य लक्षण हो उसके भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो प्रायः हम अभुक्त काल, अभी यहाँ ग्रंथोक्त वर्णन किए गए कालों का वर्णन धीरे धीरे आने लगेगा। अभुक्त काल अनुस्फोटी या कुछ भी खाने से पहले और सायंकाल में वात, दिन का तीसरा प्रहर वाला वात और रात के पहले प्रहर वाला कफ, इनका संधि काल, इसमें हम यकृत विकृति के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। प्रातः अभुक्त और सायं वात कफ का संधि काल, इसमें यकृत विकृति के लिए यानी अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति भेद करने के लिए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आज ज्यादातर मेरा फोकस रहेगा पंचभौतिक निदान चिकित्सा पद्धति के ऊपर ही, ठीक है। अब यकृत के बाद हमारा विचार रहता है प्लीहा के बारे में। प्लीहा विकृति जब भी होती है इसका विस्तृत वर्णन मैं करने वाला हूँ। यकृत के लिए सुबह ही क्यों, प्लीहा के लिए अब कफ पित्त यानी 10 बजे और दोपहर 2 बजे ही क्यों, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन प्लीहा विकृति हमें जब भी दिखाई देती है तो सुबह कफ और पित्त का संधि काल यानी 10 बजे और दोपहर पित्त और दिन का जो तीसरा प्रहर है यानी वात प्रहर, उसके संधि काल में ऐसी दवा हम प्लीहा विकृति के लिए प्रयोग में लाते हैं। मूत्रपिंड विकृति प्रायः अपान काल में, मूत्रपिंड के बारे में बहुत सारी हमारी चर्चा हो चुकी है। मल मूत्र विसर्जन करने वाला ये एक बड़ा ऐसा विषय है। सिर्फ मूत्रपिंड यानी वृक्क ऐसी बात नहीं है, उसके ये जो पूरा स्रोतस है, पूरी जो संकल्पना हमारी मूत्रपिंड के बारे में है, उसमें टिपिकल कौन से काल में दवा देनी है तो वो अपान काल में हम दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दिन में 4 बार यानी प्रातः वात काल की समाप्ति, रात के वात काल की समाप्ति और दिन के कफ काल का प्रारंभ होने का जो संधि काल है, उस वक्त सुबह 6 बजे अभुक्त समय, दिन 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, ऐसे दिन में 4 बार भी हम मूत्रपिंड यानी अपान वायु का जो कार्य हम विचार में लाते हैं, उसके विकृति में हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आगे हमारे परीक्षण में आने वाला चौथा विषय है गर्भाशय विकृति। इसके लिए ज्यादातर हम प्रायः अपान काल में ही दवा दे देते हैं। यदि इसका संबंध हमने रस रक्त विकृति से प्रारंभ किया हो तो उसके लिए यकृत स्थान का विचार करके यकृत का जो काल, उसमें भी हम इसके लिए दवा दे सकते हैं। वैसे ही मूत्रपिंड के बारे में है, प्लीहा के बारे में भी है। हमने वो संप्राप्ति कहाँ से लगाना शुरू किया है और उसी के चलते उसे उस काल में हम दवाइयों का प्रयोग करते रहेंगे। काल के बारे में हमें 3-4 पद्धति से विचार करना आवश्यक रहेगा। सबसे पहले रुग्णावस्था। रुग्णावस्था के बारे में व्याधि
नूतन है, पुराण है, कितना गंभीर है। ये जो व्याधि अवस्था हम विचार करेंगे, वैसे ही रुग्ण यानी रुग्ण रुग्ण की अवस्था क्या है, वो शोषित है, अशोषित है, उसका बल कैसा है, दुर्बल है, बाल वय है, मध्यम वय है या बुढ़ापा है। ऐसे सभी अवस्थाओं का काल सुसंगत हम विचार करते हैं। उसके बाद हमारे पास बाल रुग्ण आया है, तो उसके लिए हमारे पास जो उपलब्ध दवाइयां हैं उसमें से कौन सी उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, इसका भी विचार, यानी हमारे पास जो उपलब्ध दवाइयां होती है उनका भी विचार ये काल के हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है, रुग्ण बल, रुग्णावस्था, व्याधि अवस्था और उपलब्ध औषधियां, इनके हिसाब से हम पूरा विचार करके औषधियों का प्रयोग करेंगे। अब ग्रंथों में निर्देशित, जैसे कि मैंने बताया प्राणापान व्यान उदान, ये प्राणोअत्र मूर्धगा, वो बाकी सब जो ग्रंथों में दिया गया है, अपानो अपानगः, सग्रास व्याने अंते प्रातरश्यात सायमास, उदान काल के लिए सायमास्य, ये जो सब ग्रंथों ने मार्गदर्शन किया है उसका हम पूरा ध्यान रखते हुए कुछ व्याधियों में सग्रास, ग्रासे दोनों दो भोजन के समान यानी भोजन के बीच में, भोजन के बाद, ऐसे जो भी समय बताए, शरीर के संप्राप्ति स्थान के हिसाब से, यानी ऊर्ध्व चतुर्विकार हो तो कब दवाई देनी है, अपान काल की व्याधि हो तो ये जो विचार हमने किया उसका भी विचार करते करते आगे जाकर मुहुर्मुहु, यही एक विषय भी ग्रंथों ने हमें दिया है, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ऐसी और इसकी चर्चा करने के लिए हम डायरेक्टली एक व्याधि, उसके ऊपर प्रयुक्त होने वाली दवा और वो दवा हम कौन से काल में दे सकते हैं, इसका विचार अब हम करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी को ये प्राण काल कब है, अपान काल कब है, ये सब मुझे बताना चाहिए, वो मैंने स्किप कर दिया है। यदि किसी ने मुझे मैसेज करके भेज दिया सर उसके बारे में भी बता दिए, तो ग्रंथों में सब जो भी उपलब्ध है वो सभी मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सब ग्रंथों में है। तो दैनंदिन प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज यहाँ करेंगे। ऊर्ध्व चतुर्विकारेषु, जो अभी पिछली स्लाइड्स में शब्द आया था, उसी के हिसाब से स्वप्न काले प्रशस्यते, ऊर्ध्व चतुर्विकार जो होते हैं मन्या के ऊपर के या शिर प्रदेशी जो भी व्याधि होते हैं, उनमें कौन से काल में दवा देनी है, तो स्वप्न काल में, यानी सोने से पहले। जैसे कि आंखों के लिए त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निषिद्ध नेत्र बलाय च, वो कौन से काल में देना है उसके श्लोक में भी लिखा है। यहाँ एक कंट्रोवर्शियल विषय हो सकता है, त्रिफला रात सोते समय लिया तो मल प्रवृत्ति साफ होगी, ऐसी शंका किसी के मन में आएगी। ज्यादातर आधुनिक चिकित्सा में जो भी द्रव्य मल प्रवृत्ति साफ करने के लिए दिया जाता है वो रात के समय दिया जाता है, लेकिन आप प्रयोग करके देख लीजिए, त्रिफला, मधु और सर्पी, इन दोनों का जो मिश्रण रहता है, एक मधु लिया तो 2 सर्पी लेना है, एक के दुगना दूसरा लेना है, समभाग मधु सर्पी इकट्ठा नहीं करना है। उसी वर्णन के हिसाब से यदि हम त्रिफला रात सोते समय हमने लिया तो वो सिर्फ आंख के लिए ही प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन हमारे ग्रंथों ने मल प्रवृत्ति साफ करने के लिए जो काल हमें बताए हैं
उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं हम। उस वक्त यही त्रिफला उस वक्त दे दिया जाए तो मल प्रवृत्ति शुद्धिकर हमें दिखाई देता है। मैंने अभी ये बात बताई है, यदि मल प्रवृत्ति साफ करने के लिए त्रिफला देना है तो जब भी विरेचन देना होता है उसी वक्त उसका विचार हमने किया, तो जिस मात्रा में वो हम देते हैं उसी मात्रा में नेत्र विकार के लिए स्वप्न काल में मधु और सर्पी ये 2 अनुपान के साथ हमने दिया, तो विरेचन न होते हुए आंखों की विकार कम करने वाला ऐसा ये त्रिफला हमें दिखाई देता है। आप सभी लोग इसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। अवपीड़क घृतपान वाग्भट सूत्रस्थान 4 में इसका उल्लेख आता है। यहाँ थोड़ा सा व्यवहारिक बदल मैंने किया है, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मूत्रावरोध जन्य व्याधि, जैसा कि मैंने अभी बोला, एक व्याधि है उसके ऊपर एक दवा और उसका लेने का काल, ऐसे हिसाब से मैं अभी बात करने वाला हूं। तो मूत्रावरोध जन्य व्याधि जो होते हैं उनमें ग्रंथों ने हमें निर्देश दिया है कि भोजन से पहले तथा भोजन का पाचन होने के बाद उत्तम मात्रेया, यानी हमारे हर एक के अलग अलग पचन शक्ति होगी, उसमें से हम जितना पचन उसका पाचन हमारे शरीर में हो सके उतनी मात्रा में घृतपान करने को बोला है। मैंने इसमें या हमने इसमें थोड़ा सा बदल ऐसा किया है, अभी हम बहुत उत्तम मात्रा में घृतपान नहीं कर पाएंगे, रुग्णों को भी नहीं दे सकेंगे, लेकिन भोजन से पहले आधा घंटा 3 चम्मच घृतपान, भोजन के बाद, वैसे तो भोजन का पाचन होने के बाद ऐसे बोला है, तो बीच में 2-3 घंटे का समय जाना चाहिए, लेकिन हम अभी रुग्णों को भोजन के बाद आधा घंटे हो जाने के बाद फिर से 3 चम्मच घृतपान करने को बोल देते हैं, लेकिन अभी इसका अच्छी तरह से रिजल्ट हमें मिलता है। यानी कि ऑडियो में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? मैसेज आया है या ठीक तरह से सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हेलो, सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ सर, दे रहा है। हाँ ठीक है। नहीं, किसी ने मैसेज भेजा था, साउंड नहीं आ रहा इसलिए पूछा। हाँ, 1-2 मिनट पहले थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है। ठीक है ठीक है। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि इसमें थोड़ी सी हमने बदल किया है, इसी से भी अच्छे तरह से रिजल्ट मिल जाते हैं। 9, 10, 11, 12 mm के मूत्राशमरी सिर्फ ऐसे अवपीड़क घृतपान से निकलते हुए हमने देखे हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन रुग्ण वो सब हाथ में लेकर मूत्राशमरी हमारे पास आ जाते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट ऐसे हम जो बताते हैं अवपीड़क के बारे में वैसे रिजल्ट दिखाई देते हैं। यूरिन इन्फेक्शन आदि के बारे में फिर से यह अवपीड़क घृतपान हमें अच्छी तरह से रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। बालक लोगों में कास ये लक्षण जब भी, मैं जो जनरल ओपीडी में आने वाले रुग्ण हैं उनके हिसाब से ऐसे कुछ क्रम से नहीं ले रहा हूं, जो काल ग्रंथों ने बताया है उसी के हिसाब से, और जो जनरल ओपीडी में हमें आते हैं उनका विचार हम कर रहे हैं। तो बालकों में कास ये जो लक्षण होता है उसमें हमें ग्रंथों ने मुहुर्मुहु थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी दवा देने को बोला है। इससे जल्दी कास, श्वास ऐसे जो बालकों में होने वाले या ज्यादा द्रवमल होने होते हैं उनमें भी एक बार पुड़ी दे दी,
3-4 घंटे के बाद दूसरी, ऐसी बात न करते हुए एक पुड़ी ही 2 घंटे तक हम चलाते हैं, 2-3 साल के बच्चे तक, उसके बाद हम एक साथ पुड़ी दे सकते हैं। ऐसी बातें हम करते हैं। ये मुहुर्मुहु काल के बारे में मैंने बता दिया। ये अतिसार के बारे में बड़े लोगों के लिए, बालकों के लिए बात अलग रहेगी। बड़े लोगों के लिए 2-2 घंटे के बाद ये ग्रंथों में निर्देशित मुहुर्मुहु में आ सकता है, लेकिन 2-2 घंटा ये भी मुहुर्मुहु के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यदि रुग्ण हमारे पास 7-8 द्रवमल प्रवृत्ति के बाद आता है, तो हम हर 2 घंटे के बाद ये तालिसादी, पद्मकाष्ठ, बाल बिल्व, लघु सुशेखर और शंख भस्म, ये जो कॉम्बिनेशन है, हर 2 घंटे के बाद लेने को बोल देते हैं। शाम तक अतिसार का जो वेग रहता है वो कम होता हमें दिखाई देता है। ऐसे जो कुछ कॉम्बिनेशंस है वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रदर गर्भाशय जन्य व्याधि है, यानी स्त्री रुग्णों में होने वाला उस स्रोतस का व्याधि मैं बोल रहा हूँ। गर्भाशय यानी यूटेरस का व्याधि, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। यानी रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, उस सब में अपान काल में दवाइयों देने का निर्देश हमें मिलता है। जैसे कि पुष्पानुचूर्ण है, गिरिज है, चंद्रप्रभा हम यूज कर सकते हैं, माक्षिक भस्म हम यूज करते हैं, मंडूर भस्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे सभी द्रव्यों को हम अपान काल में यानी दोनों भोजन के पहले इन दवाइयों का प्रयोग हम करते दिखाई देते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी ले लेते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव प्रदर के हिसाब से होता होगा तो भी ये गिरीश, ये सुवर्ण गैलिक द्रव्य जो है वो अच्छी तरह से हमें रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। दुग्ध प्राशन, जब भी दुग्ध के बारे में वय, अहोरात्र, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि के बारे में बहुत सारे विचार सामने आ सकते हैं। बालकों में दुग्ध प्राशन अलग कारण के लिए रहेगा, तारुण्यावस्था में अलग काल में रहेगा, पौगंडावस्था में अलग रहेगा, तारुण्यावस्था में अलग रहेगा, वृद्धावस्था में दुग्ध प्राशन अलग अवस्था के लिए और अलग काल में हम कर सकते हैं। यदि शुक्रवर्धन काम करना है तो ही हम स्वप्न काल में दुग्ध का प्राशन करने का सलाह हमें रुग्णों को देनी चाहिए। होता क्या है, तारुण्य से दुग्ध प्राशन रात को करने की आदत पड़ गई होती है, बुढ़ापा आते आते वो आदत छूटती नहीं है, रात सोने से पहले दुग्ध प्राशन कंटिन्यू रहता है, तो आगे जाकर वो आमोत्पत्ति करने के लिए भी कारण बन सकता है। तो ये शुक्रवर्धन के लिए रात सोने से पहले लेना है। बाकी रसायन काल में ले सकते, पूरे दिन में हम ले सकते, उसमें कुछ हल्दी, सौंठ, बच्चों के लिए देते वक्त वावड़िंग आदि प्रयोग हम करते हैं, वो करने चाहिए और रुग्णों को भी बताने चाहिए। हेमगर्भ मात्रा, अत्ययिक अवस्था, यानी कि मैंने सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है पुराने वैद्यों से, मैंने सुना ऐसा है, यदि जिस क्षण मनुष्य का देहावसान होता है उसी समय यदि हमने इसका लेप हमारे जुम्हा के ऊपर कर दिया, मृत्यु के समय मृत्यु हो गया उसी क्षण, तो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो रुग्ण उठकर बैठ सकता है 1-2 सेकंड के लिए। इतनी जहाद
ये मात्रा है, लेकिन उसका काल भी हमें बताया है। तो ऐसा काल बताया गया है। वैसे श्वास व्याधि में इसकी अलग अलग अवस्था के हिसाब से अलग अलग उपयोग भी है, लेकिन मैंने जो विषय, जो पिक्चर आपके सामने रखा है, उसी के हिसाब से बातें करते मैंने ये बात बताई है। लेकिन ये मैंने सुनी हुई बात है। वैसे तो सुनी हुई बातों पर हम विश्वास नहीं करते, हमने प्रत्यक्ष देखी हुई, ग्रंथों में निर्देशित ऐसी बातों पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक विषय और ये एक अलग काल जो ज्यादातर ग्रंथों में दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ वक्त हम प्रयोग में ला सकते हैं, ये मेरे ध्यान में आया, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। आगे चलते हैं। श्वास व्याधि तो व्यानोदान काल इसके लिए बहुत अच्छा लाभदायक सिद्ध होता है। दोपहर भोजन के बाद, रात भोजन के बाद। भ्रम स्वप्न काल, इसमें मैं एक कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, वो आपके सामने रखा है। मौसी पंचक पथ्या विद्रुमक्षिक। मौसी पंचक यानी कर्ण व्याधि, शिरो व्याधि, प्रवाल भस्म, माक्षिक भस्म, ये भ्रम के लिए तो है ही। मनोवह व्याधि, ऐसा एक पूरा कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने रखा है, जिनके कारण हमें भ्रम हो सकता है। वो सभी इकट्ठा करके हम ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, वो अच्छा असरदार सिद्ध भी होता है। मैं इसका प्रयोग अपस्मार में भी स्वप्न काल में करता हूँ, उसमें भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा एक कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने रखा है। प्रोस्टेट नाभि अधो है, तो उसके लिए अपान काल में दवा हम देते हैं। दोनों खाने से पहले मधु के साथ टंकण मारिता भस्म हम देते हैं। मेरे पास इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रुग्णों ने दिखाई दिए हैं। एक पेशेंट का तो प्रोस्टेट ग्रंथि 112 ग्राम तक बढ़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे साल 1.5 साल लग गया, लेकिन 25 ग्राम तक ये टंकण मारित भस्म से 1 साल 1.5 साल के बाद उनका प्रोस्टेट ग्लैंड इतना कम होते हुए मेरे पास रिपोर्ट्स है, दिखाई देता है। बाकी 50-60 ग्राम तक चली गई प्रोस्टेट, तो टंकण मारित भस्म से 3-4 महीने में 22-25-30 ग्राम तक आ ही जाती है। लेकिन 112 ग्राम तक बढ़ी हुई प्रोस्टेट भी ये टंकण मारित भस्म अपान काल में देने से कम होते हुए नजर आती है। जो मैंने पहला बताया कि त्रिफला कब देना है, तो विरेचन द्रव्य ग्रंथों ने निर्देशित किया है प्रातः ही देना है। विरेचन द्रव्य प्रातः देना है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा में ज्यादातर सभी लोग रात को देते हैं। वो भी रिजल्ट्स कैसे देता है ये पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो आदत पड़ती है तो रुग्ण हमें आकर बताते हैं मैंने ये दवाइयां ली है, रात को 1 चम्मच ली, 2 चम्मच ली, 3 चम्मच ली, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। उसी वक्त यदि हमने प्रातः काल में सादा हमारा जो बेसिक कल्प है फलत्रिकादि गुग्गुल देना शुरुआत की, तो आदत न पड़ते हुए अच्छी तरह से मल शुद्धि होती हमें दिखाई देती है। विरेचन यानी पूरा विरेचन नहीं, लेकिन मल शुद्धि तो अच्छी तरह से होती हुई दिखाई देती है। अब ये संधि काल क्या है, जो मैंने दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बताते बताते थोड़ा सा उसका उल्लेख किया है। ये कफ पित्त वात दिन में जो हमें सुबह यानी 3 प्रहर, दिन के रात के 3 प्रहर, इसके लिए मैंने चार्ट बनाया है, वो आपके सामने रखता हूं। इसका हमारे वीडियो में आ जाएगा, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा बाद में। लेकिन दिन के 3 प्रहर, रात के 3 प्रहर कफ पित्तवात
ऐसे रहते हैं, ऐसे होते हैं, ये तो ग्रंथोक्त पूरी जानकारी है। कितने बजे क्या होता है ये समझ में आए, इसलिए 2, 6, 10, 2, 6, 10 ये बात भी मैंने सामने लिखी हुई है। ये जो संधि काल रहते हैं, या उस वक्त मैंने जो बताया कि उनके संधि काल में ही प्रयोग क्यों करना है, तो ग्रंथों ने इसके लिए पंचकर्म चिकित्सा बताते बताते इसका विस्तृत वर्णन ग्रंथों ने किया है। श्रावण मास में, कार्तिक मास में, भाद्रपद मास में कौन से दोष कब शरीर से बाहर निकलने हैं और उसी वक्त क्यों निकालने हैं, इसका विस्तृत वर्णन ग्रंथों ने दिया है। वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मतितार्थ मैं आपके सामने रखता हूं। यदि वात प्रबल अवस्था में हो और तो उस वक्त हमने दवाई दे दी, रुग्ण आकर हमें पूछते हैं सर 6 बजे के बदले हम 7 बजे 8 बजे सुबह उठते हैं, उसके बाद दवा ले ली तो चलती है क्या? हमें ना बोलना चाहिए। आप जल्दी उठिए, 6 बजे ही पूरी लेनी है, 6 बजे ही दवा लेनी है, ऐसे हमें उनको खासकर बताना चाहिए। क्योंकि हमने जो ये तय किया है, ये चक्र के हिसाब से, ये दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से पूरा विचार करके हमने तैयार किया है। 5-10 मिनट आगे पीछे चलेगा, लेकिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे आगे पीछे नहीं चलेगा। इसीलिए ये चक्र ध्यान में रखते हुए आपको सभी लोगों को मैं जो बात अभी बता रहा हूं वो आपके समझ में आने लगेगी। जब भी संधि काल होता है तो ना कफ ज्यादा रहता है ना पित्त ज्यादा रहता है, ना कफ ज्यादा रहता है, बाद इधर का वात ज्यादा रहता है। यानी हमें जिस तरह, जिस दोष के ऊपर, जिस व्याधि के ऊपर जो चिकित्सा द्रव्य देना है उसके ऊपर कफ का आवरण न आ जाए, वात की प्रबलता उसके ऊपर न आ जाए, पित्त का दाहत्व उसमें न आ जाए, ये विचार करते करते हमने ये संधि काल में दोनों दवा देना, जो भी दवा देनी है दो दोषों के संधि काल में देना, ये ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। ये बात सामने आती है, रिजल्ट भी वैसे ही उत्तम मिल जाते हैं। ये बात आप सब समझ लो और इसके बारे में भी आप खुद विचार करो। इसका विस्तृत वर्णन हमें दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशम और उनका शरीर से बहिर्गमन कब करना है, ये जो विषय ग्रंथों में निर्देशित है वहां अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, हम समय के हिसाब से, अब हम भी समय देखकर ही लेक्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और जो समय है उसमें हम लेक्चर खत्म करें, इसकी बात पर भी हम समय देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। इसका जो रेफरेंस आया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, भागवत सूत्रस्थान अध्याय 14वां, वमनादि कर्म करने का काल, श्लोक नंबर 33 और 34, वो सब यहाँ लिखकर ये आपके सामने रखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर देख सकते हो। उसमें जो एक पंक्ति है वो सिर्फ मैंने आपके सामने रखी है, संदो साधारण तेषाम दुष्टान दोषान विशोधये, यानी संधि काल में ही ऐसे दुष्ट दोष शरीर से बाहर निकालिए। अब औषधि कल्प निर्माण विधि, इससे पहले मैं 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सॉरी, ठीक है। अब स्वर्णमाक्षिक भस्म, आज का जो औषधि कल्प मैं बता रहा हूं वो स्वर्णमाक्षिक भस्म कल्प है। मार्केट में जो हमें स्वर्णमुखी के जो पत्थर मिलते हैं उनकी परीक्षा हमें कर कर, क्योंकि अब बहुत सारा डुप्लीकेशन मार्केट में हो रहा है, लेकिन हम उनकी परीक्षा कर कर हम ले सकते हैं। जो
परीक्षा सीधी सादी ऐसी है, सुवर्णमुखी के जो खड़े पत्थर मिलते हैं उनको हमने तोड़ दिया तो अंदर सुवर्ण जैसी लका की चकाकी हमें दिखाई देती है। वही सुवर्णमक्षिक हमें भस्म के लिए लेना है। अब शोधन, वैसे तो कुछ ग्रंथों में कौन से भी धातु उपधातु इनका शोधन मारण करना है तो तैले तकरे गवा मुद्रे कंजी के व कुलत के ऐसा ही निर्देश है। लेकिन माक्षिक के बारे में ज्यादातर एरंड तेल से शोधन बताया गया है। सबसे पहले वो जो सुवर्णमुखी के पत्थर होते हैं उनको लोहे के खरे में महीन कूट कर उनका वस्त्रगाल यानी कपड़ छान चूर्ण हमें बनाना है। वो जो चूर्ण हम बनते हैं उसको लोहे की कढ़ाई में हम लेंगे। उसके ऊपर एरंडेल तेल, एरंड का तेल डालकर नीचे से अग्नि देना है। जैसे जैसे वो गर्म हो जाता है वैसे वैसे वो पहले माक्षिक गर्म हो जाता है, उसके बाद एरंड का तेल जो होता है वो भी गर्म हो जाता है। जैसे जैसे उष्णता वहां से बढ़ती है तो ऊपर कढ़ाई में माक्षिक के ऊपर डाला हुआ जो एरंड का तेल रहता है वो भी जलना प्रारंभ हो जाता है। इस वक्त जो कढ़ाई है उसमें थोड़ी कज्जली यानी हम मराठी में काजड़ी करके जो बात करते हैं वो बाजू में चिपक जाती है, वो सब निकालनी चाहिए, वरना वो माक्षिक में यदि मिल गई तो वो भस्म बनते वक्त हमें तकलीफ देती है। ये पूरा अग्नि शांत तो होने दो, उसके बाद वो जो बाजू में कज्जली जो बनती है वो निकालनी है। उसके बाद शोधन ऐसे 3 बार करते हैं हम। 3 बार एरंडेल तेल उसके ऊपर डालते हैं, 3 बार अग्नि देते हैं, तीनों बार ही ऐसा ऊपर भी जलता है और वो पूरा जलने के बाद बहुत बदबू आती है, लेकिन उसमें जो भी बाह्य दोष अभ्यंतर दोष होते हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं और अच्छा सुवर्णमक्षिक शोधन हो जाता है। उसके बाद खुरासनी ओवा यानी अजवायन यवानी ये जो द्रव्य है उनके तेल से मारण करने की प्रक्रिया ग्रंथों ने बताई है, दातार शास्त्री ने भी बताई है। लेकिन उनका अच्छा और सुयोग्य ऐसे वो न मिलते देखते हुए सबसे तेल कौन सा अच्छा है तो वो तिल तेल का है। उसी के चलते तिल तेल से मारण हम अभी करते हैं। जैसी ही शोधन प्रक्रिया की वैसे ही मारण भी लोहे की कढ़ाई में सुवर्णमक्षिक डालना है, उसके ऊपर तिल तेल डालना है। लेकिन ये बात 7 बार करनी पड़ती है। शोधन 3 बार में हो जाता है लेकिन मारण के लिए 7 बार तिल तेल का प्रयोग हम करते हैं, तभी जाकर बहुत महीन ऐसा सुवर्णमक्षिक भस्म दिखाई देता है। पूरे स्वांशित होने के बाद, पूरा स्वांशित होने के बाद उसको अमृतीकरण करना है। उसका अमृतीकरण करना है तो कुमारी रस से 7 बार भावना खरल में देते हैं, लेकिन पूट देते वक्त फिर लोहे के कढ़ाई में हम डालकर ही 3 घंटे यानी कि 1 प्रहर तक अच्छा अग्नि उसको दे देते हैं। इस वक्त उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ होता है जिसके कारण ज्यादा उसका या उसमें कुछ गिर न जाए आदि बात हम देखते हैं। ये भी 7 बार करते हैं तभी जाकर ये अच्छा ऐसा सुवर्णमक्षिक ये जैसा दिखता है
उससे ही आपके बात समझ में आती होगी। ये बहुत बहुत पिसा हुआ, बहुत सूक्ष्म, रेखापूर्ति वाला, वारित्र वाला, ये सभी गुण होने वाला ये सुवर्णमाक्षिक भस्म ऐसे बन जाता है। ऐसे ये एक भस्म के बारे में और जो एक विचार के बारे में हमने चर्चा करने का तय किया था, और जो उसके लिए समय 1 घंटा था वो अब खत्म हो गया है। अब इसके आगे थोड़ा सा अगले लेक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये लेक्चर खत्म करेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला लेक्चर 24 सितंबर को होगा, वो 23वां लेक्चर होगा। उसमें भी एक पाठ्यभौतिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा होगी, एक रुग्ण पत्रक, उपयोगिता औषधि चर्चा, एक कल्प और उसका निर्माण विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मुझे 2 विषय एक साथ लेने थे, या औषधि सेवन काल और अनुपान, लेकिन औषधि सेवन काल में ही इतना समय लगेगा, ये बात जब भी ध्यान में आ गई तो वो अनुपान ये विशेष अगले लेक्चर में हम लेने का प्रयास करेंगे, या कुछ व्याधि जो हमारी कोर कमेटी है वो तय करेंगी, उसके हिसाब से हम हो सके तो अनुपान पर चर्चा करेंगे या कुछ व्याधि के ऊपर चर्चा करेंगे। यह हमारा अगला लेक्चर रहेगा। जैसे कि मेरा ये बात भी आपको सभी लोगों को मालूम हो चुकी है, भेषजम आयुर्वेद करके हमने फैक्ट्री शुरू की है, मेरा लड़का वो सब देखता है। आज का लेक्चर भी 1-2 दिन में यूट्यूब चैनल वैद्य मल्हार जोशी पर आ जाएगा। बाकी सारे आज तक के सभी लेक्चर्स उसके ऊपर आ चुके हैं। धन्यवाद। अभी मैं यहाँ प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ और बाद में जो भी हमारी शंकाएं, आज बहुत सारे चैट बॉक्स में शंकाएं, कुछ विचार आए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो मीनल जी, वो चैट बॉक्स की कुछ चर्चा करेंगे। मीनल, मीनल वाजे, जयश्री, हाँ हेलो सर। बोलिए। हाँ सर मैं वैद्य मानसी बात कर रही हूँ। हाँ प्रश्न बोलिए। में बताऊं कि चैट बॉक्स में जो प्रश्न आए हैं, हाँ बोलो बोलो। तो उन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा है कि अवपीड़क के लिए हम कौन सा स्नेह या घृत यूज कर सकते हैं। हम तो घर का घृत लेने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि जी सर। उसका कारण ऐसा है, हमारे यहाँ वो घृत अच्छी तरह से नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट जरूर रहती है। तो जो हमारे सामने बन गया है, यानी हमने दूध लिया, उसका दही लगाया, छाछ बनाया, मक्खन निकाला, और उसमें से जो निकलता है वही घृत पीने के लिए मैं बोल देता हूँ। जी सर। सर आगे का प्रश्न आया है, जो हमने भ्रम चिकित्सा के लिए जिक्र किया था कि उसमें हम पंचक करके दवा जो यूज करते हैं, तो पंचक का मतलब क्या है, ऐसा सवाल पूछा है। हाँ, पंच कषाय, ये जो वाग्भट का ज्वरपाचक कषाय दिए गए हैं, उसमें आने वाला धात्री मुस्ता अमृता, ये वाला वो पंच कषाय कल्प है। इसका प्रयोग शायद मैंने पहले एक लेक्चर में बताया है, हम कर्ण व्याधि में करते हैं। और भ्रम ये एक लक्षण कर्ण क्षेत्र में हो सकता है, कर्ण में जो आवाज आते हैं उनमें भी ये भ्रम लक्षण दिखाई देता है, तो उसको भी एक साथ मिलाकर ये पंच कषाय वाला
कल्प भी उसमें हम यूज करते हैं। अभी जी तो सर। दिखाई नहीं, हाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा, कर्ण का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा रुग्ण बोलता रहता है, लेकिन जिसको मराठी में बोले वर्टिगो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां का जो काम है वो काम अच्छी तरह से हो सके, इसलिए पंचकषाय वहां पर यूज होता है। जी सर। सर प्रोस्टेट के व्याधि में कौन सा काल, ऐसा एक सवाल आया है। अपान काल दोनों भोजन से पहले। जी जी। अ, भ्रम का मेडिसिन प्लीज रिपीट कीजिए, ऐसी एक रिक्वेस्ट आई है। हाँ वो, लेकिन वो लेफ्ट हो गई है, ठीक है फिर भी बोल देते हैं। जटामांसी, पंचकषाय, पथ्यादि, प्रवाल भस्म और मक्षिक भस्म, ये मैं प्रयोग तो करता हूँ, जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। आगे इसी का प्रश्न जो आया है, बाल, वृद्ध और तरुण व्यक्ति में दुग्ध सेवन काल क्या दे सकते हैं? तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर भी चर्चा बता हो देता हूँ। चुकी है। जी सर। हाँ, बालकों में तो हम पूरे दिन में कभी भी दे सकते हैं, रात सोने के बाद भी वो दूध पीकर ही सोता है, जरूरत पड़ने पर माँ का दूध भी वो रात में पीता रहता है। बालकों में तो कुछ समय नहीं है। तारुण्यावस्था में कौन से कारण वो दुग्ध पान करना चाहता है, मैंने ज्यादा खुलकर बात नहीं की है, लेकिन आप सब समझ सकते हो। रात सोते समय तारुण्यावस्था में दूध क्यों लेना है, शुक्रवर्धक है इसीलिए लेना है, उसके रसायन कोई व्याधि के कारण उसका अपतर्पण हो गया है, तो उसमें संतर्पण देने के लिए सुबह दोपहर ऐसे दुग्धपान हम दे सकते हैं। वृद्धाप काल में सुबह या दोपहर को ही, मैं तो बोलता हूँ सूर्य दिखाई देता हो उसी वक्त वृद्धों में दूध या दुग्धपान करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए वृद्धों में। सर आगे का प्रश्न है, स्वर्ण माक्षिक के बारे में है। तो स्वर्ण माक्षिक के कुछ योग या मेडिसिन और उनके अगर कुछ अनुभव है तो बताइए, ऐसा प्रश्न आया है। अनुपान विषय में वो सब आने वाला है। सिर्फ जी सर। वो जो गुणेश शास्त्री का पुस्तक है वो पढ़कर आप आ गई तो आपके समझ में आ जाएगा। सुवर्णमाक्षिक के प्रयोग उन्होंने इतने बताए हैं कि हम वो ध्यान में भी नहीं रख सकते। इतने प्रयोग गुणेश शास्त्री ने बताए हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी वो अगले लेक्चर में वो सब बताने वाला हूँ। जी सर। सर ब्रह्म चिकित्सा के बारे में बहुत से 3-4 सवाल फिर से आए हैं कि हाँ, ब्रह्म चिकित्सा का जो हमने योग 3-4 द्रव्य जो हमने कहे हैं, तो उनका कार्मुकत्व कैसा है रहता है, या उनका प्रमाण सम प्रमाण लेना है क्या, और ये सब मिला के लेना है क्या, ऐसे 3-4 सवाल आए हैं। और अगर पित्तज ब्रह्म है तो भी यही कॉम्बिनेशन देना है क्या, ये भी एक सवाल है। नहीं, पहला सवाल उत्तर नहीं है। हर प्रकृति के लिए, हर विकृति के लिए एक कॉम्बिनेशन क्या हम दे सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन मैंने दिया है इसलिए आप देने की चेष्टा करेगी या करोगे तो आप गलती ही कर बैठोगे। मेरा ये मौसी पंचक पथ्य विद्रुमाक्षी के कॉम्बिनेशन में तब भी देता हूँ जब भी मेरा यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, स्त्री रुग्ण में गर्भाशय, ये सब अपने अपने स्थान में अच्छी तरह से काम करने लगेंगे, अभी जाकर भ्रम ये लक्षण कम नहीं हो रहा। अभी मेरे एक अपस्मार पेशेंट के लिए सिर्फ सुबह शाम फल अभिपत्ति कर 10 बजे 2 बजे ताली लघु सूत से कर ज्येष्ठ मत, यानी सिर्फ पित्त का अग्निमांद्य का ही दवाइयों का प्रयोग किया है, लेकिन महीना 1.5 महीना हो गया उसको अपस्मार फिर से नहीं हुआ है। उसके लिए माक्षिक भस्म देने की, भ्रम की चिकित्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
एक कॉम्बिनेशन, एक कुछ ना कुछ तो आपको अलग विचार करने के लिए एक विचार मैं आपके सामने रखता हूँ, वो विचार आप ध्यान में लेकर, लेकिन पहले ये पंचभौतिक चिकित्सा के जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरे करके ही वो उसका प्रयोग कीजिए, तभी जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी सर। सर 2 सवाल अतिसार के बारे में आए हैं। अतिसार योग सर प्लीज रिपीट करेंगे क्या? और ये जो योग है वो हम 10 साल की उम्र में बच्चों को दे सकते हैं क्या? ऐसे 2 सवाल आए हैं। मैं जो योग बता रहा हूँ वो पहले आपको सुनाता हूँ। तालिसादी चूर्ण मैं दे देता हूँ, उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल बिल्व, बिल्व फल जो हम प्रयोग करना चाहते हैं वो बाल ही होना चाहिए। वो आमावस्था में ही पेड़ों से निकाल कर उसका जो अंतर्भाग रहता है, मगज रहता है, वो सब निकाल कर सुखा कर उसका चूर्ण बनाकर हम रखते हैं। उसके बाद पद्मकाष्ठ है, लघु सूत शेखर है, शंख भस्म है। ये पांचों द्रव्य हम अलग अलग दे सकते हैं, इकट्ठा मिलाकर भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोला प्रकृति विकृति के हिसाब से ही देंगे। 10 साल के नीचे के बच्चों के लिए सिर्फ सीतोपलादी और लघु सूत शेखर और सशूलता हो तो शंख भस्म, ऐसे 3 द्रव्य ही द्रवमल कम करते दिखाई देते हैं। जी सर। सर जीर्ण प्रतिशय में तनु नासास्त्राव हो तो ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए? ऐसा एक सवाल आया है। नहीं, वो काल में नहीं आता। जी उस सर। जी सर। वो आज काल के अ, बारे में ही हम चर्चा करेंगे। सभी पाचन योग कौन से काल में देने चाहिए? ऐसा एक सवाल है। रसकाल में आप मेदोपाचक देगी क्या? रसकाल में रसपाचक दे दीजिए। ग्रंथों ने सब निर्देश दिए हैं। व्यवहार में मेदोपाचक कभी देना है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। चातुर्थ यानी मेदोपाचक आप जिसको बोलती है वो कृमिन के हिसाब से रहता है, तो दिन में 4 बार भी आप दे सकती है। समान काल में भी हम कृमिन के लिए दवाइयां दे सकते हैं, उसका अनुपान हम गुण रखते हैं। ऐसे व्याधि के क्या है, एक विषय लेकर पूरी बात बताऊंगा तो एक एक समय के ऊपर हम एक लेक्चर बना सकते हैं। मेरा आपसे सुझाव यही रहेगा, आप मेरे लेक्चर से आप टिप्स लीजिए। ये लेक्चर पूरा है ऐसी बात मत कीजिए, आप एक दिशा पकड़कर उसके हिसाब से आप अभ्यास करें। मैं रेडी रेकनर आपके सबके सामने रखने वाला में से नहीं हूं, ये बात आप समझ लीजिए। मेरे लेक्चर से आप सिर्फ विचार लीजिए, क्योंकि विचार से ही आपको ग्रंथों में दिए गए हुए जो भी आपके ग्रंथों के विचार है वो समझ में आने के लिए मेरा प्रयोग कीजिए। उसके आगे आप मेरा प्रयोग आप मेरे ऊपर निर्भर होने लगोगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलोगे। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में यही बात चलती रहती है, मेरे गुरु ये यहाँ यूज करते हैं, मैंने दिया तो रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? तो गुरु ने उसके पीछे कितना विचार किया होता है, ग्रंथों में उसके विचार कितने दिए गए होते हैं, वो सब आप ध्यान में पहले ले लीजिए, तभी जाकर आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। सर समान काल में घृत सेवन से मल प्रवृत्ति अच्छी होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। डॉक्टर हेमा आनंद शाह इनका ये कहना है कि समान काल में अगर घृत सेवन किया जाए तो मल प्रवृत्ति अच्छी होती है। ये सही है या सिर्फ एक कहावत है? पता नहीं, अगर आपका कुछ अनुभव है तो कृपया बताएं, ऐसा इनका कहना है। हेमा जी, आप अभी है लेक्चर में सुन रही है? अनम्यूट होकर बात कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ,
हाँ, योगा के बहुत सारे शिक्षकों ने बताया है और बताते हैं ये प्रयोग जब योगा के क्लासेस चलते हैं तो, कि आपको हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए, मलावष्टंभ के लिए समान काल में घृत लेना चाहिए। और वो ऐसा भी बताते हैं कि वो पचता नहीं है, केवल इट लेकिन वर्क्स एज अ लाइक लुब्रिकेंट, और उसके बाद आपको मल प्रवृत्ति के लिए कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये कितनी हद तक, मैंने 2-3 प्रयोग किए हैं पर रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो मैं आपसे जानकारी जानना चाहती थी। जो थैंक यू योगा टीचर है, नहीं नहीं, जो योगा, आपकी बात तो गलत है ही नहीं। जो योगा टीचर है उनके हिसाब से समान काल कौन सा है, ये बात आपने उनसे कभी पूछी है? हाँ सर, वो बोले बराबर निम्न बीच में हाफ पूरा आधा खाना, आधा खाना हो जावे तब। तब खाना है, और उसी वक्त, यानी हम जो समान काल भोजने समान में मध्य थे, ये जो हम सोचते हैं, हाँ वैसा ही वो ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ग्रंथों के हिसाब से वो अग्नि संदुक्षित करने वाला रहेगा, ये बात ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो हम तो उसके ऊपर विचार ऐसा ही करेंगे कि वो अग्नि हमारा संदुक्षित करता रहेगा, और उसकी मात्रा क्या होगी, कितना हम दे सकते हैं, भोजन के बीच में ऐसा दिया तो मैंने तो आज तक कभी किसी को दिया नहीं है, और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे इसके ऊपर मेरा अभी मन भी नहीं जा रहा। खाने से पहले दे दीजिए, अपान काल में दे दीजिए, वो रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। जैसे कि अर्श व्याधि में हम जो मैंने पहले एक लेक्चर में जो कल्प या योग बताया है, वो हम दोनों खाने से पहले अनुपान, उसके लिए घृत दुग्ध या घृत पानी नमक, ऐसा घृत वाला ही दो ही अनुपान देते हैं। तो उस वक्त विरेचन न होते हुए मलावष्टंभ कम होता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन समान काल में मैंने नहीं दिया है आज तक। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके। अगला सवाल डॉक्टर उज्ज्वला पूछती है कि विरेचन योग कब दे अगर पेशेंट को उठते ही मल प्रवृत्ति हो जाती है तो? अब हाँ, उज्ज्वला जी आप सुन रही है? उज्ज्वला जी आप सुन रही है क्या? हाँ, हाँ, विरेचन कभी हम देते हैं, सबसे पहली बात है विरेचन देने के जो ग्रंथों ने हमें क्राइटेरिया बताए हैं उस वक्त, और उस दोषों के लिए स्नेहन स्वेदन पूर्वक आप विरेचन देना चाहती है, या कामला जैसा व्याधि है तुरंत कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसके लिए विरेचन देना चाहती है, ऐसा प्रकृति के हिसाब से जब भी विरेचन देना है तो हमें प्रातः काल ही देना है। हाँ बोलिए। जी सर, सुबह जो देते हैं ना हम सद्य विरेचन के लिए। हाँ, लेकिन उसमें किस दोष के लिए देते हैं? पित्त बहुत बढ़ गया है इसलिए दे रही है, किस लिए, कौन से कारण? उसके लिए ही कारण जो है उसके, तो सद्य विरेचन देने वाली ऐसी कौन सी आफत आ गई है? अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए स्नेहन स्वेदन पूर्वक ही विरेचन दे दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। हाँ, ऐसा मेरा कहना है। और कुछ मुझे लगता है सर, हमारा अभुक्त काल और रसायन काल एक ही है क्या? ऐसा एक सवाल है। अभुक्त काल और रसायन काल एक ही है क्या? दवाइयों के बारे में, और जो हम दवा देने वाले हैं, रसायन द्रव्य देने वाले हैं, तो वो अभुक्त भी नहीं होगा, रसायन काल होगा। थोड़ी मैं यहाँ आपकी गलत दूर कर रहा हूँ। रसायन विषय हम दिन में 2 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, रुग्ण के हिसाब से दे सकते हैं। बहुत अतिसार बहुत बार हो चुका है, उसका दौर्बल्य कम करना है तो
रसायन काल हम दिन में 4-6 बार भी दे सकते हैं, रसायन द्रव्य भी दे सकते हैं, और उसका दौर्बल्य कम करने के लिए उसका प्रयोग अच्छी तरह से लाभदायक सिद्ध भी होता है। लेकिन प्रारंभ तो हम खाली पेट ही करेंगे। रसायन यदि वमन विरोचन के बाद रसायन देना है तो वो पूरा शरीर के लिए देना है तो व्यान काल में देने के लिए बोला है। वो जो चरक में दिए गए हुए सभी रसायन दिए गए हैं, उनके अलग अलग काल भी बताए गए हैं, उसी के हिसाब से हमें देना पड़ेगा। लेकिन अभुक्त काल में यदि बाकी सब प्रकृति अवस्था ठीक है, वो अभुक्त काल में जो भी खाएगा उसको हजम होता है और वो रसायन जैसे काम कर सकता है। ऐसे यदि आपको लगता है तो वो रसायन काल भी वही हो सकता है। ठीक है? सर, फार्मेसी के बारे में एक सवाल आया था कि आपके फार्मेसी के मेडिसिन अदर स्टेट में भी ऑन काउंटर मिल सकते हैं क्या? ऑन काउंटर तो हम नहीं गए हैं अभी, सिर्फ वैद्यम को हम दवाइयां दे रहे हैं। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, आई एम डॉक्टर हाँ। पूजा भाव सर। सर मुझे हाँ। आपका मेडिसिन चाहिए। यहाँ पे है ना कैसा थीम है कि मल्टी ब्रांड आगे हमारा शॉप है और वहीं पे हाँ। क्लिनिक ऐसा अटैच है। तो मैं मैं पांचभौतिक नहीं, की आप स्टूडेंट हूँ काउंटर पे, सर। हाँ, लेकिन मैं आप पांचभौतिक काउंटर पे रखकर अभी हमारा 1 साल ही हो, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है फैक्ट्री का, तो अभी आप काउंटर पे रखकर नहीं बेच पाओगी। मैं आपको हाँ। बुक्सुराती गुगुल 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसा आपको भेज सकता हूँ, लेकिन वो ओके पैकिंग वगैरह जो मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से तैयार होने में और 1 साल लगेगा। अच्छा, वही जीएमपी सर्टिफाइड और वो सब हाँ, होने के लिए सर। वो सब होने के लिए अभी देर है, लेकिन अब हम मेरा हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली क्या हुआ है, मैं पांचभौतिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे यही दिक्कत जा रहा है। यहाँ पे पेशेंट है ना लूज मेडिसिन प्रेफर नहीं करते, तो ओके उनको ओके, पूरा ब्रांडेड का ही आदत है। तो ठीक है वो ना। सब देखते हैं कि अंदर क्या है। तो मुझे अपने से मेडिसिन भी ऑर्डर करना था सर। मैंने वहाँ संस्था से लाया, वो मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी। नहीं, मतलब जो विलिंग पेशेंट है वही उनको मैं होगा। दे रही हूँ। तो मुझे क्या हाँ, लगा आपका फार्मेसी है ना, तो क्या नहीं ना है कि फार्मेसी वो है, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर है। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, आई मुझे विल वेट लगता है सर। आज का, ओके हाँ, आज का समय खत्म करेंगे हम। जी सर, मानसी, 10:28 हो चुके हैं। हाँ तो सर ठीक है। हाँ सर अभी कंक्लूड करते हैं। सर बहुत अच्छा आज का ये लेक्चर हुआ है। औषधि सेवन काल के बारे में एक अलग सी दृष्टि इस लेक्चर के बाद हम सबको मिल चुकी है शायद। तो सबका विचार करने का नजरिया बदलने में इसका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें मार्गदर्शन करने के लिए दिया है। जो ज्वाइन हुए हैं सभी डॉक्टर्स, उन सबका भी धन्यवाद। और मैं ऐसा कहती हूँ कि आज का सेशन हम